हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी 4.0 के एग्ज़ाम की जो डेट है, लगभग 2 महीने का समय बचा है और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। साइंस में क्या? बायोलॉजी, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे PYQ होंगे। और अभी तक बीपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम बिहार में कंडक्ट कराए हैं और उनमें पूछे गए सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग साइंस की क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे और इससे पहले हिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, जाके रिवीजन के तौर पे काफ़ी सहायता मिलने वाली है आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने के बाद में ज़रूर फील होगा कि हाँ, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था और कुछ सीखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत पूछा है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, टोकोफोरॉल। और इधर रोग का नाम दे रखा है क्योंकि टोकोफोरॉल से बेरी बेरी रोग नहीं होता है। बेरी बेरी किससे होता है? B1 की कमी से होता है, ठीक है। और ऑप्शन ए क्या कहता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। और इससे क्या रोग होता है? जीरोथैलेमिया, ठीक है। और रतौंधी, रतौंधी भी इसी से होता है। ऑप्शन सी देखते हैं, साइनोकोबालामिन किसको बोलते हैं? B12 को बोलते हैं। साइनोकोबालामिन किसको बोलते हैं? विटामिन B12 को। विटामिन B12 को। और इससे क्या रोग होता है? रक्ताल्पता का रोग होता है। ऑप्शन डी देखते हैं, अगोकैल्सिफेरॉल किसको बोलते हैं? विटामिन D2 को बोलते हैं, ठीक है। इससे रिकेट्स रोग होता है। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा है? विटामिन टोकोफोरॉल यानी कि बेरी बेरी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट भी देखेंगे, फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रिवीजन के लिए। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है, ठीक है। और साइनोकोबालामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता होता है। और डी, विटामिन डी जो होता है, इसमें D3 को क्या बोलते हैं? कोलिकैल्सिफेरॉल। और D2 को क्या बोलते हैं? अगोकैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। और B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? गलत इसमें भी पूछा गया है। तो कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो वो विटामिन B1 क्या संतरे से प्राप्त होता है? जी नहीं, ये हमारा गलत है। संतरे से क्या होता है? विटामिन C प्राप्त होता है हमें। और विटामिन D कॉड या यकृत तेल से प्राप्त होता है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन E कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूँ अंकुर तेल से, ये करेक्ट है। और विटामिन K जो है अल्फा कणों से भी प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? कोबाल्ट किस में होता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, B12, ठीक है। और अगर विटामिन B1 की रासायनिक नाम क्या होता है, इसकी बात करें तो इसको थायमिन बोलते हैं, थायमिन, ठीक है। और B6 को का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन,
ठीक। और बीटी को क्या बोलते हैं, B2 को, इसको बोलते हैं राइबो फ्लेविन। B2 को राइबोफ्लेविन, ठीक है। और B1 को थायमिन बोलते हैं और B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, इसको साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है, वसा होता है या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन या प्रोटीन। तो इसमें राइट आंसर है हमारा प्रोटीन। इंसुलिन जो होता है प्रोटीन होता है। इसका फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग जो है लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। कहाँ से होता है इंसुलिन, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग जो होता है लैंगरहैंस, उसकी दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से, बीटा कोशिकाओं से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्रावित होता है, ठीक है। और ये एक हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। कितने, 51 अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का यानी कि पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। और यह शरीर के ग्लूकोज के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए 2022 में पूछा गया है री एग्जाम बीपीएससी के 67वीं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा, एंजाइम जो होते हैं रासायनिक क्रिया को तेज कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, यानी कि जो हमारी त्वचा है उसको स्वस्थ रखने में जरूरी है, कौन सा, और जो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। सी जो है हमारा खट्टे फलों में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है या कम मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन विटामिन सी जो होता है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर घटिया स्रोत क्या हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो स्कर्वी रोग किससे होता है, थायमिन से होता है, जी नहीं। स्कर्वी रोग जो है हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, सी से, ठीक है। और थायमिन किसको बोलते हैं, विटामिन, कौन से विटामिन को, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस एटीएस से होता है, जी नहीं, ये हमारा गलत है। और ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। इसके बाद टिटनेस, बीसीजी का टीका जो है क्या टिटनेस के लिए लगता है, जी नहीं, ये भी हमारा गलत है। मलेरिया से, और मलेरिया जो है क्लोरोक्विनान, मलेरिया जब हो जाता है क्लोरोक्विनान दवाई का यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। इसका फैक्ट देखते हैं। बीसीजी का टीका जो है तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है, किसके, तपेदिक के बचाव से। मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रीन या क्लोरोविन
एराब्रिन या और क्लोरोक्वीन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए क्या लगाया जाता है? एराब्रिन और क्लोरोक्वीन, ये दवाइयाँ होती हैं। और इसके अलावा स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, और थायमिन जो है विटामिन B1 के नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सबसे मीठी शर्करा मीठी चीनी है, तो मीठी सबसे शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। इनमें से सबसे मीठी जो होती है फ्रक्टोज होती है। ठीक है, फ्रक्टोज। और अगर इसके अणुसूत्र की बात करें तो इसका क्या होता है? C6 और H12, और ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? O6, यानी कि C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। ये इसका अणुसूत्र होता है फ्रक्टोज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो अभी हमने पढ़ा था फ्रक्टोज सबसे मीठी होती है। क्वेश्चन है हमारा, थायराइड ग्रंथि की खराबी से किसकी कमी थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारी थायराइड ग्रंथि जो है इसमें दिक्कत आ जाती है। तो राइट आंसर हमारा आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए उपलब्ध होता है, किसमें होता है? गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, गाजर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो जो खमीर का उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जाता है? शराब बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि एल्कोहल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका फैक्ट देखते हैं। खमीर यानी कि ईस्ट का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थ के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपभोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्य के लिए पोषक पूरक के रूप में इसका उपयोग भी होता है। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा शराब। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ऑक्सीजन को बढ़ाता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है तथा ऑक्सीजन जो है मुक्त होता है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो निःश्वसन के समय डायफ्राम कैसा हो जाता है? गुंबदाकार का। इसका फैक्ट देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वायुमंडल में शुद्ध वायु का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना और अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, ठीक है, तो क्या कहलाता है? ये श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग कहलाता है। इसके अलावा देखते हैं, यह क्रिया दो भागों में पूरी होती है। तो एक को बोलते हैं निःश्वसन और निःश्वसन दूसरे को, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। ठीक है, और इसमें पसलियाँ और डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, बस गुदा का आयतन फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। निःश्वसन में क्या होता है? इसके समय डायफ्राम जो होता है गुंबदाकार का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो वातावरण के लिए प्रदूषक कौन सी गैस मानते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है कब जो है डॉक्टर किसी पेशेंट को मृत घोषित करता है? क्या देखता है? नाड़ी गति बंद हो गई हो। जी बिल्कुल, ये होता है। इसके अलावा
हृदय गति रुक गई हो, ये भी देखता है डॉक्टर। आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, ये भी डॉक्टर देखता है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ी तत्व क्या है? तो ये वायु प्रदूषक होते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इसमें। इसका फैक्ट देख लेते हैं। कड़ी तत्व यानी पार्टिकुलर मैटर को कड़ी प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। किसका? सूक्ष्म कणों का और तरल सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया हो जाने पे हमारे फेफड़ों जो है संक्रमित हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है इसमें। इसका फैक्ट देखते हैं। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है, जो कि एक या दोनों फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि रात में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं। इसके अलावा रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम जो होता है चिपटा हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी करेक्ट है। ये देखो 11th और 12th की परीक्षा में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर इसमें तो उपरोक्त में से एक से अधिक दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर 3 होना चाहिए, ऑप्शन सी। बाकी आप भी हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 3 होना चाहिए, बाकी इसमें तो ऑप्शन डी दे रखा है। इसका फैक्ट देखिए आप। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। कितने? 3 अलग अलग चरणों में। ये चरण इस प्रकार हैं। सेटाइल यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ए निर्माण के समय, और दूसरा क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड का निर्माण के समय, और तीसरा जो है क्रेब्स चक्र में यानी कि सुसेनिक अम्ल के निर्माण के समय। ठीक है, बाकी इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार है। तो प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा कोश का प्रकार कौन सा है सबसे इम्पोर्टेंट? तो इसमें लिम्फोसाइट, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है इसमें। इसका फैक्ट देखिए, इम्पोर्टेंट है। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। लिम्फोसाइट जो है अस्थि मज्जा में बनती है और रक्त एवं लसिका ऊतक में पाई जाती है। और ये 2 मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं। कौन कौन से? लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट बी जो है एंटीबॉडी बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लिम्फोसाइट बी जो है एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिम्फोसाइट टी जो होते हैं ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करने में सहायता करते हैं। आगे देखिए, सहायता करते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू हो जाता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो श्वेत रक्त कणिका जो होती है बहुत ज़्यादा बनने लगती है हमारे अस्थि मज्जा में, और ये पूर्ण विकसित नहीं होती हैं।
ठीक है। तो ल्यूकीमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिका। इसका फैक्ट देखिए, ल्यूकेमिया रक्त संबंधी कैंसरों का समूह है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। WC ही बढ़ती है लेकिन असामान्य रूप से बढ़ जाती है। और WC जो है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। संक्रमण से हमारी जो WC होती है, WBC जो होती है, संक्रमण से रक्षा करती है। ल्यूकेमिया में बनने वाली असामान्य श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं पूर्ण विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, पूर्ण विकसित नहीं होती हैं और वे सामान्य रक्त कणिकाओं का स्थान लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बना देती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WC। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साथ एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में कितना रक्त होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। इसका फैक्ट देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7 से 8% होता है। कितना? भार का 7 से 8% रक्त होता है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त जो है पाया जाता है। ठीक है, और ये शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट था ये। क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगर आप इसका फैक्ट भी देखेंगे, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से हमारे शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके आता है। तो इसका कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अलिंद की मोटी दीवारें? जी नहीं। निलयों की मोटी मांसल दीवारें? ये भी नहीं। हृदय के वाल्व। ऑप्शन हमारा इसका सी करेक्ट है। हृदय के वाल्व जो होते हैं वापस प्रवाह को रोकते हैं। इसका फैक्ट देखिए आप, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को हृदय वाल्व रोकता है। अलिंद जो है रक्त का संग्रहण करता है और इसकी दीवारें पतली होती हैं अलिंद की। ठीक है, निलय का कार्य जो है रक्त के शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करना होता है। इस भाग में रक्त का दाब अधिक होने के कारण इसकी दीवारें जो है मोटी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आदान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो क्या इसका राइट आंसर है हमारा? RH फैक्टर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। देखिए, रक्त आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH फैक्टर का भी कारक संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। किस पे की थी? रीसस बंदर पे। तो इसका राइट आंसर हमारा RH फैक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमीटर से। ऑप्शन इसका सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिए, मनुष्य का औसत रक्तचाप जो है 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले प्रकुंचन होता है यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है,
तथा दूसरे को प्रसारण यानी कि डिसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन जो होता है 120 मिली एचजी तथा प्रसरण दाब जो होता है हमारा 80 मिली एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फेग्नोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। तो राइट आंसर हमारा स्फेग्नोमीटर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो आपने अभी पढ़ा था अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके अलावा तिल्ली में भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तिल्ली को ही स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। इसका फैक्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा यानी कि स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि डब्ल्यूसी, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य को स्थापित करती हैं। तो कहाँ कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, और स्प्लीन यानी कि प्लीहा और थाइमस ग्रंथि में भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपको जब तक TRE 4 पॉइंट का एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको ये क्लास डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है हमारे PYQ होंगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट होंगे। अगले जो वीडियो हमारे बनेंगी वो NCERT से संबंधित क्लासें होंगी, NCERT। वहाँ से आपको वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो 6 to 12th की जो NCERT होती है, और वहाँ से क्वेश्चन BPSC पूछता है, तो उसका रिवीजन हम लोग बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।